हेलो गाइस। आज की क्लास में कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। आओ इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोशिका विभाजन को इंग्लिश में सेल डिवीजन कहते हैं। जैसे कोई कोशिका है, फिर वो टूटती है, फिर एक नया कोशिका बनती है, फिर धीरे धीरे वो कोशिका अपने पुरानी कोशिका की जगह मेच्योर होकर वो अपनी पुरानी कोशिका की जगह ले लेती है। इस घटना को हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन 3 प्रकार का होता है, हम जानते हैं। जैसे एक कोई सेल है और इससे दो सेल का निर्माण हुआ, तो जो सेल टूटती है उसे हम क्या कहते हैं? मदर सेल। और जो नई कोशिका बनती है उसे हम डॉटर सेल कहते हैं। जो कोशिका जिससे टूटती है उसे हम मदर सेल कहते हैं, और जो कोशिका बनती है उसे हम डॉटर सेल कहते हैं। आओ हम आगे जानते हैं। नंबर 1, आसूत्री विभाजन। जिसे हम एमाइटोसिस कहते हैं। नंबर 2, समसूत्री विभाजन। जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। नंबर 3, अर्धसूत्री विभाजन। जिसे हम मियोसिस कहते हैं। अब हम जानते हैं आसूत्री विभाजन के बारे में। जैसे जो आसूत्री होता है यह को केवल प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। जो आसूत्री एमाइटोसिस विभाजन होता है यह बहुत ही सिंपल होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, नहीं पाया जाता, केवल न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जैसे एक कोई सेल है, मदर सेल, फिर ये फूल कर एक बड़े सेल का रूप ले लेती है। फिर एक टाइम ऐसे आता है कि ये बीज से पिचक कर यहाँ नहीं बना रहे हैं, यहाँ नीचे बना दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ से फिर से बनाते हैं। ये पूरा फिगर यहाँ नहीं आएगा। ये जो आसूत्री में एक मदर सेल हो गया। ये मदर सेल कुछ टाइम बाद फूलकर एक बड़े सेल का रूप ले लेती है।
फिर एक टाइम ऐसा आता है ये बीच से पिचक जाती है। जब ये बीच से पिचक जाती है तो ये हमारा केंद्रक हो गया। तो क्या होता है, ये बीच से टूट जाती हैं और दो सेल का निर्माण करती हैं। सबसे पहले ये हमारा जो मदर सेल है कुछ टाइम के बाद फूल जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो ये माइटोटिस जो सेल होता है ये बीच से पिचक जाता है और फिर ये दो कोशिकाओं में टूट जाती हैं। इस क्रिया को हम आसूत्री विभाजन कहते हैं। ये केवल प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। यह कोश विभाजन बहुत ही सिंपल होता है। और हम दूसरा जानते हैं अब समसूत्री विभाजन। नंबर 2 समसूत्री विभाजन। जिसे हम माइटोटिस कहते हैं। यह केवल यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक सेल में होता है और यूकैरियोटिक सेल हम लोगों के अंदर केवल समसूत्री विभाजन होता है। इसमें सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक का हिंदी में हम कायिक कोशिका कहते हैं। कायिक कोशिका कहते हैं जो हमारे शरीर की काया होती है वो कायिक कोशिका से मिलकर बनी होती है। हमारे शरीर में 99% कायिक कोशिका होती है और 1% जनन कोशिका होती है। 99% कायिक कोशिका होती है और 1% जनन कोशिका होती है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और हम आगे पढ़ते हैं। जो समसूत्री विभाजन होता है या 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 इंटरफेज। नंबर 2 प्रोफेज। नंबर 3 मेटाफेज। नंबर 4 एनाफेज। नंबर 5 टेलोफेज। समसूत्री विभाजन 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 इंटरफेज। नंबर 2 प्रोफेज। नंबर 3 मेटाफेज। नंबर 4 एनाफेज। नंबर 5 टेलोफेज। हम बात करते हैं कि इन सब में सबसे बीच की अवस्था किसे कहते हैं। जो मेटाफेज है इसे हम सबसे बीच की अवस्था कहते हैं और जो इंटरफेज है यह सबसे बड़ी अवस्था है। सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज को कहते हैं और
अध्ययन की सुविधा के लिए बोले, अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे अच्छी अवस्था मेटाफेज, मेटाफेज को कहते हैं। और सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटी अवस्था हम एनाफेज को कहते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। जैसे ये हमारी कोशिका हो गई, ये हमारी कोशिका हो गई। इसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम सबको रखा है और बीच में लिक्विड भरा हुआ है, बीच में जीव द्रव्य भरा हुआ है। अब हम न्यूक्लियस को बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस कैसे होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम जोड़े में होता है, ऐसे ही होता है। तो इस अवस्था में हम इंटरफेज में क्रोमोसोम को, न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमोसोम को निकाल लेते हैं और फिर दूसरी अवस्था में से इसमें क्या करते हैं, इसको अलग कर देते हैं, क्रोमोसोम को अलग कर देते हैं। हम कह सकते हैं क्रोमोसोम का विभाजन किस अवस्था में होता है? यह क्वेश्चन हम कह दे सकते हैं कि कोशिका विभाजन में कोशिका का जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, किस अवस्था में उसे सिंगल देखा जा सकता है? क्या है? इंटरफेज। इंटरफेज में हम क्रोमोसोम का विभाजन पहले करते हैं, क्रोमोसोम का विभाजन करते हैं। अगर क्रोमोसोम का विभाजन करेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी पाया जाता है, तो अपने आप ही उसके बाद डीएनए का भी विभाजन हो जाएगा, डीएनए का भी विभाजन हो जाएगा। फिर इसके बाद पहली अवस्था इंटरफेज में हम क्रोमोसोम को अलग कर दिए और उसके बाद क्रोमोसोम अगर अलग हो रहा है तो डीएनए भी अलग हो जाएगा। फिर दूसरी अवस्था है प्रोफेज। प्रोफेज में हम केंद्रक का विभाजन करते हैं, केंद्रक का विभाजन करते हैं। और तीसरी अवस्था में मेटाफेज में स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होता है। स्प्लेंडर फाइबर, इसको हिंदी में हम तुर्क धागा कहते हैं।
मेटाफेज में स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होता है। जो स्प्लेंडर फाइबर होता है यह कोशिकाओं को आधे आधे में ऐसे बांध देता है। कोशिकाओं को आधे आधे में स्प्लेंडर फाइबर द्वारा बांध देता है, जो तुर्क धागा होता है। फिर एनाफेज में ये हमारी कोशिका हो गई, ये बीच में स्प्लेंडर फाइबर से जो तुर्क धागा से कोशिका को बांध दिया है। उसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी ब्रॉय मतलब सब कुछ रहते हैं। अगर किनारे रहे इसमें आधे पे रहेंगे, जो आधे से कोशिका ये टूट जाएगी तो क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया गाल्गी में जितने भी कोशिका अंग है क्या होंगे, कोशिका से बाहर आ जाएंगे। तो इसमें ये पोल पर चले जाते हैं। जो कोशिका अंग होते हैं कोशिका अंग होते हैं ये पोल पर चले जाते हैं, मतलब ध्रुव पर किनारे चले जाते हैं। और जो टेलोफेज की अवस्था होती है इसमें विभाजन पूरा कंप्लीट हो जाता है। सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज, सबसे छोटी अवस्था एनाफेज और अध्ययन की सुविधा के लिए की अवस्था मेटाफेज। अगर हम बात करें कि कोशिका विभाजन में डीएनए क्रोमोसोम का विभाजन कहाँ होता है, तो हो क्या है इंटरफेज। और तुर्क धागा का निर्माण कहाँ होता है, तो मेटाफेज। और केंद्रक का विभाजन कहाँ होता है, तो प्रोफेज में होता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन। हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं नंबर 3। इसमें पहला मेल, दूसरा फीमेल। अर्धसूत्री विभाजन में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। केवल जनन कोशिकाओं का, मेल में स्पर्म, जनन कोशिकाओं के रूप में मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम का निर्माण होता है। फिर हम देखते हैं मेल प्लस फीमेल। मेल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। और फीमेल में भी कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। तो अगर 46 गुणसूत्र टोटल आ जाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, 92। तो जो बच्चा होगा वो क्या होगा, एक जैसे भी मशीन की तरह होगा या एक रोबोट की तरह होगा। तो इसमें अर्धसूत्री भगवान जो थे बहुत चालाक थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने अर्धसूत्री विभाजन में मेल में से टोटल तो 46 होते हैं, लेकिन 23 क्रोमोसोम मेल से और 23 क्रोमोसोम फीमेल से आगे डोमिनेंट होते हैं। तो कितना बनता है, टोटल 46 क्रोमोसोम बनते हैं। अगर कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है कि अगर मेल में से 22 आ जाते हैं और फीमेल में से
कभी 21 या 22 या 24 आ जाते हैं तो इसी में गड़बड़ हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, जिससे जो हमारे समाज में किन्नर और जिसे छक्का भी कहते हैं, जो इनका निर्माण होता है। यही अर्धसूत्री विभाजन में ही गड़बड़ हो जाती है। अगर मेल में से 22 आ जा रहे हैं, फीमेल में से 24 हो जा रहे हैं, तो किन्नर या छक्का का निर्माण होता है। अगर हम कहें, अगर मेल में से कभी 24 आ जा रहा है और फीमेल से 23 आ जा रहा है, तो कुछ वो छक्के कैसे दिखेंगे, जो किन्नर होते हैं वो लड़के जैसे दिखते हैं। अगर फीमेल से क्रोमोसोम 24 आ जा रहा है और मेल से 23 आ जा रहा है, तो वो एक आध देखो लड़कियों जैसे बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर होते हैं, तो वो लड़की की जैसे दिखेंगे। आगे की क्लास हम कट करते हैं, इसके बारे में आगे हम कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।